85 मुकदमों वाले आजम खान बनेंगे यूपी के गृह मंत्री। सीएम योगी ने शिवपाल और अखिलेश के इस सपने की मंच से उड़ा दी धज्जियां। कहा, जिनके राज में बेटियां कांपती थी वो आज दंगाइयों को सिर पे बैठा रहे हैं। जिस नवाब ने देश बांटने के लिए जिन्ना को दिया था खजाना, उसकी 50,000 करोड़ की दौलत बचाने के लिए कांग्रेस ने लगा दिया था पूरा जोर। सीएम योगी ने खोला इतिहास का वो पन्ना जिसने गांधी परिवार की देश विरोधी राजनीति को कर दिया एक्सपोज। और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यूपी की सियासत में एक बार फिर से ऐसा बवंडर उठा है जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नींदें उड़ा दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतिहास की वो धूल फाकती फाइलें खोल दी हैं जिन्हें बरसों से वोट बैंक के नाम पर छिपाकर रखा गया था। सोचिए, जिस अखिलेश यादव के राज में महिलाओं की इज्जत महफूज नहीं थी, आज उन्हीं की पार्टी के नेता शिवपाल यादव 85 मुकदमों में फंसे आजम खान को गृह मंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मंच से सीएम योगी ने एकदम सीधा प्रहार किया और देश को बांटने वाले गद्दारों का पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खोल कर रख दिया। एक देशद्रोही की संपत्ति बचाने के लिए कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करने वालों की 50,000 करोड़ की संपत्ति बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। समाजवादी पार्टी का असली और जन विरोधी चेहरा एक बार फिर से पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया है। शिवपाल यादव पूरे घमंड के साथ खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार बनी तो आजम खान को यूपी का गृह मंत्री बनाएंगे। ये वही आजम खान हैं जिन पर गरीब किसानों की जमीन हड़पने से लेकर चोरी चकारी तक के 85 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर मंच से कहा कि दंगाइयों का हमेशा साथ देने वाली पार्टी ही समाजवादी पार्टी है। जिस मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के विभाजन का सबसे बड़ा सूत्रधार माना जाता है, उसी के नाम पर आजम खान ने अपनी जागीर जैसी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी और अब अखिलेश यादव की पार्टी उसी 85 मुकदमों वाले आजम खान को यूपी का गृह मंत्री बनाकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था सौंपना चाहती है। ये वही लोग हैं जिनके राज में बेटियां घर से बाहर निकलने में कांपती थी। लेकिन इनका शर्मनाक इनके सोच को देखो, यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। सीएम योगी ने मंच से जिस मोहम्मदाबाद के नवाब का जिक्र किया, उसकी असल सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सरकारी फाइलों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसे महमूदाबाद के राजा के नाम से जाना जाता है। सीतापुर जिले का यह छोटा सा कस्बा महमूदाबाद अवध की सबसे बड़ी तालुकेदारी हुआ करता था। साल 1677 में राजा महमूद खान ने इस पूरी रियासत को खड़ा किया था और सीतापुर से लेकर लखीमपुर तक में इनके नाम का ही सिक्का चलता था। साल 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने पर अंग्रेजों ने सजा के तौर पर इनकी बहुत बड़ी जागीर जब्त कर ली थी। लेकिन देश से गद्दारी का असल खेल तब शुरू हुआ जब मोहम्मद आमिर अहमद खान इस रियासत की गद्दी पर बैठे। 5 नवंबर 1914 को जन्मे आमिर अहमद ने साल 1936 में मुस्लिम लीग का हरा झंडा थाम लिया। महज 23 साल की उम्र में वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सबसे युवा और ताकतवर मेंबर बन गए। आमिर अहमद खान कट्टरपंथी मुस्लिम लीग के मुख्य खजांची थे। साल 1937 के चुनावों में जब मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी पार्टी जमीन पर उतारनी थी,
तब इसी महमूदाबाद के खजाने से पैसे पानी की तरह बहाए गए थे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश बांटने का दिमाग सिर्फ जिन्ना का था और असली फंडिंग महमूदाबाद के नवाब की तरफ से हो रही थी। साल 1939 में एक इतिहासकार को लिखी चिट्ठी में इस नवाब ने साफ तौर पर कुरानी कानूनों की हुकूमत लागू करने की खुली वकालत की थी। यही वो सबसे बड़ा सबूत है जो आज भी चीख चीख कर इनके देश विरोधी इरादों की गवाही देता है। भारत के दो टुकड़े होने से ठीक एक दिन पहले 13 अगस्त 1947 को यह नवाब चुपचाप एक डकोटा विमान में बैठकर क्वेटा से होता हुआ ईरान निकल गया। भागने का मकसद बिल्कुल साफ था कि भारत की नागरिकता पर कोई सवाल ना उठे और यहां मौजूद उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बची रहे। नवाब के ऐसे पीठ दिखाकर भाग जाने के बाद उसकी 936 बेशकीमती संपत्तियां सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दी। ये संपत्तियां यूपी से लेकर उत्तराखंड और नेपाल तक फैली हुई थी, जिनकी आज के सरकारी आकलन में कीमत 50,000 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा की बैठती है। लेकिन सत्ता की मलाई चाटने वाले कांग्रेस का प्रेम देखिए। एक देशद्रोही की दौलत को बचाने के लिए पूरी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी। सरोजनी नायडू ने इस नवाब को वापस लाने के लिए अपना खास दूत इराक भेजा था। 1957 में जब नवाब ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसे कैंसिल होने से रोक दिया। इंदिरा गांधी ने भी साल 1981 में इस अकूट प्रॉपर्टी का 25% हिस्सा नवाब के परिवार को वापस करने का मन बना लिया था। राजीव गांधी ने तो साल 1985 में इसी खानदान के वारिस को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाकर 2 बार विधायक तक बनवाया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट से केस हारने के बाद साल 2010 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर उनकी सारी जमीनें वापस सरकारी कब्जे में ले ली। अब इस पूरी विवादित कहानी का दूसरा सिरा सपा के दुलारे आजम खान से जुड़ता है, जिसे समाजवादी पार्टी अपना मसीहा मानती है। आजम खान ने जिस जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी बपौती बनाया, वो जमीन पहले एक पाकिस्तानी नागरिक इमामुद्दीन के नाम पर थी। साल 2006 में इस जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में शत्रु संपत्ति घोषित किया गया, लेकिन आजम खान ने सत्ता के नशे में चूर होकर रिकॉर्ड्स में भारी हेरफेर करवा दी। जांच एजेंसियों के दावे में यह खुलासा हुआ कि करीब 0.3 हेक्टेयर और 0.2 हेक्टेयर के प्लॉट्स को गुंडागर्दी से हड़प कर जौहर यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल में मिला दिया गया। सपा के इस तथाकथित और संभावित गृह मंत्री आजम खान के काले कारनामों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। साल 2019 में सिर्फ एक ही महीने के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए गरीब किसानों की जमीन हड़पने की 27 FIR एक साथ दर्ज की गई। मदरसा आलिया से 9,000 से ज्यादा नायाब और पुरानी किताबें चोरी करके अपनी लाइब्रेरी में सजाने का शर्मनाक केस भी आजम खान पे ही दर्ज है। जिस मोहम्मद अली जौहर के नाम पर आजम खान छाती पीटते हैं, उनकी हकीकत भी पूरे देश को जान लेनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने 18 अप्रैल 1924 को एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि मुसलमान अपनी देशभक्ति किसी एक मुल्क तक सीमित नहीं रख पाते हैं। साल 1924 में जौहर का एक भड़काऊ बयान खूब उछला था, जिसमें उन्होंने गांधी जी को मजहब के मामले में किसी भी आम मुसलमान से कमतर बता दिया था। इसके अलावा उन पर अफगानिस्तान के अमीर को तार भेजकर भारत पर हमले का न्योता देने का भी गंभीर आरोप है। हालांकि जौहर को मसीहा मानने वालों का एक कुतर्क यह है कि भारत के साथ गद्दारी का उनके खिलाफ कोई भी सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। साल 1921 में अंग्रेजों ने उन पर बगावत का मुकदमा चलाकर 2 साल की सख्त सजा सुना दी थी और वो साल 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग साल 1940 में उठाई थी, जबकि जौहर की मौत साल 1931 में हो चुकी थी। लेकिन आज के दौर की यूपी की सियासत में इन इतिहास के पन्नों का फिर से पलटना बेहद जरूरी हो गया है। आज उसी महमूदाबाद खानदान का पोता अली खान अशोका यूनिवर्सिटी में बैठकर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाता है। भारत की खाता है, लेकिन भारत की सेना और भारत की सरकार के खिलाफ जहर उगलता है। ऐसे लोगों की पूजा करने वालों को सपा कहती है कि वो सरकार बनने पर उन्हें गृह मंत्री बना देंगे। खैर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ही मंच से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का असली चरित्र पूरे प्रदेश के सामने बेनकाब कर दिया है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा 85 संगीन मामलों में आरोपी हो
और जिसने हमेशा देश बांटने वालों का बचाव किया हो, उसे यूपी की कमान सौंपने की बात करना जनता के मुंह पर तमाचा है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को अब यूपी की जनता को यह जवाब देना ही होगा कि क्या वो प्रदेश को दोबारा उसी डर और गुंडाराज में धकेलना चाहते हैं। दर्शकों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कहना है आजम खान को गृह मंत्री बनाए जाने के बयान पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। धन्यवाद।